गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखो सबसे पहले जो है ना हम आज जो चर्चा करने वाले हैं मॉडल सेट के बारे में। ठीक, झारखंड बोर्ड जो है ना सबसे पहले एक मॉडल सेट जारी करता है। मॉडल सेट होता क्या है, जैसे मान के चलो फाइनल एग्जाम जो होने वाली है, झारखंड बोर्ड जो फाइनल एग्जाम लेगी उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन देगा, उस क्वेश्चन का प्रारूप दे देता है। अगर इस मॉडल सेट को हम पढ़ते हैं ना तो लगभग ये कल्पना कर सकते हैं कि मेरा फाइनल एग्जाम में इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन रहेगा, किस खंड में कितना क्वेश्चन होता है, कितना उसमें हम लोग को बनाना होता है, ये सब पहले से क्लियर कर देते हैं ताकि एग्जाम में जाके कंफ्यूजन ना हो। कभी कभी होता क्या है, जैसे मान के चलो हम सेक्शन सी सॉल्व कर रहे हैं, उसमें 7-8 क्वेश्चन है, ठीक से हम पढ़ नहीं पाए और सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। उससे पहले जो है ना मॉडल सेट अगर ध्यान से देखेंगे ना तो पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसमें कितना क्वेश्चन हम लोग को बनाना है। समझ गए? इसके अलावा इस एग्जाम का जो पैटर्न होता है, किस टाइप का क्वेश्चन कितना पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन कितना रहेगा, एमसीक्यू के रूप में कितना रहेगा, ये सभी चीज जो है ना मॉडल सेट से पता चलता है। इसके अलावा लगभग पैटर्न भी वही रखता है जिस तरह का मॉडल सेट में होता है। देखो अगर मान के चलो मॉडल सेट देखेंगे ना तो इसमें 4 सेक्शन होगा, 4 खंड होगा, जिसमें से खंड ए, खंड बी, खंड सी और खंड डी होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी होगा। इसमें सबसे पहले सेक्शन ए होता है और सेक्शन ए में जो है ना टोटल कितना क्वेश्चन रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 क्वेश्चन देगा, इसमें 30 के 30 बनाना होगा। इसमें ऐसा नहीं होता है कि 35 क्वेश्चन देगा उसमें 30 क्वेश्चन बनाना है, 30 क्वेश्चन देगा उसमें 30 का 30 बनाना है। अगर आप 30 क्वेश्चन नहीं जानते हैं तो उसमें जितना कम बनाते हैं उसका कम नंबर मिलेगा। लेकिन ये जो है ना एमसीक्यू, इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर 30 का 30 सही जानती हो तो 30 का 30 नंबर आएगा, है कि नहीं? इसमें जो है ये टोटल एमसीक्यू के रूप में रहेगा। एमसीक्यू मतलब क्या, बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। उसमें जो है ना 4 ऑप्शन देगा, 4 में से एक टिक लगाना रहेगा, इस तरह का देगा। सेक्शन ए में कितना क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। दूसरा है ना इसमें 6 क्वेश्चन बनाना है। सेक्शन बी का कितना क्वेश्चन बनाना है, 6 क्वेश्चन। और हर क्वेश्चन जो है ना कितना नंबर का होगा, 2 नंबर का। मतलब 30 नंबर यहाँ हो गया, 6 दूनी कितना, 12 नंबर यहाँ हो गया। ठीक, इसमें क्वेश्चन ऐसा नहीं कि 6 ही रहेगा, इसमें 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेगा। 8 क्वेश्चन टोटल रहेगा, 8 में से तुमको 6 चुन के बनाना है जो तुमको अच्छा लगता हो, जो क्वेश्चन के बारे में ज्यादा प्रैक्टिस है उसी क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो इसमें टोटल जो है ना कितना क्वेश्चन रहेगा, 8 क्वेश्चन, लेकिन बनाना कितना है, 6 क्वेश्चन। उसमें ऐसा नहीं कि 8 क्वेश्चन दिया 8 को 8 बना लिए, समझ गए? अब ऐसा नहीं कि 8 का 8 बना लिए तो तुमको 16 नंबर मिल जाएगा, नहीं, वो तुमको 12 नंबर का सेक्शन बी है तो 12 ही नंबर देगा। चाहे तो 8 क्वेश्चन बनाओ चाहे 10 क्वेश्चन बनाओ, तो हम काहे के लिए ज्यादा मेहनत करेंगे, जितना क्वेश्चन उसमें बनाना उतना ही क्वेश्चन बनाएंगे। तो टोटल कितना क्वेश्चन बनाना है, 6 क्वेश्चन। सेक्शन सी जो है ना इसमें भी टोटल कितना क्वेश्चन देगा, 8 क्वेश्चन, लेकिन बनाना कितना है, 6 क्वेश्चन। हम बोर्ड पे वही लिखे है ना जितना हमको बनाना है। इसमें 8 क्वेश्चन दिया रहेगा लेकिन कितना क्वेश्चन बनाना है, 6 क्वेश्चन। ठीक, और ये जो है ना ये 3 मार्क्स का रहेगा। मतलब इससे थोड़ा सा जो लंबा क्वेश्चन बनेगा, मतलब इसका आंसर थोड़ा सा ज्यादा होगा, या इससे थोड़ा सा बोल सकते हैं थोड़ा सा लॉन्ग होगा ये। और एक और सेक्शन रहेगा सेक्शन डी, इसमें टोटल जो है ना क्वेश्चन का नंबरिंग तो 6 तक रहेगा, लेकिन अथवा में भी क्वेश्चन देता है। जैसे मान के चलो क्वेश्चन दिया है 25, ये क्वेश्चन यहाँ लिखा है और में भी एक क्वेश्चन लिखती है, समझ गए? मतलब नंबरिंग देखेंगे तो टोटल 6 नंबर रहेगा। टोटल कितना नंबर रहेगा, 6, लेकिन उसे 6 नंबर में टोटल 8 क्वेश्चन देता है। कोई भी 2 क्वेश्चन में अथवा में भी डाल देता है, समझ गए? मतलब यहाँ पे क्वेश्चन का नंबरिंग तो 6 ही रहेगा, लेकिन और में भी क्वेश्चन डालता है। उस तरह से गिनोगे ना तो कितना क्वेश्चन देगा, इसमें भी 8 क्वेश्चन रहेगा। और 8 में से कितना क्वेश्चन बनाना है, 4 क्वेश्चन। देखो एक तरह से जो है ना इजी कर दिया कि नहीं कर दिया। ऐसा नहीं कि इसी बार किया, पहले भी इसी तरह से करता था। मतलब ज्यादा क्वेश्चन देता था और हमको चुन करके उसमें से बनाना रहता था। लेकिन बस केवल सेक्शन ये ऐसा है जिसमें जितना क्वेश्चन है उतना क्वेश्चन हम लोग क्या करना है, बनाना है। ठीक, और ये मॉडल सेट अगर तुम पूरा पढ़ती हो ना तो लगभग पैटर्न का पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। इसके अलावा अगर तुम मॉडल सेट के साथ साथ जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर है, अगर वो सभी क्वेश्चन को अच्छा से बना लेती हो तो लगभग जो है ना उससे बाहर तेरा एग्जाम में नहीं जाने वाला। क्योंकि प्रीवियस ईयर मान के चलो 2-3 सबका सॉल्व करती है तो उसमें लगभग पता चल जाएगा कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है और किस तरह का हम लोग क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो तुम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जो है ना आज हम जो क्लास स्टार्ट किए है ना उस क्लास का नाम है टॉपर बैच। क्या नाम है,
बैच। और ये टॉपर बैच जो है ना, इसमें टोटल 40 से 45 क्लास चलेगा। और इस 40 से 45 क्लास में क्या चलने वाला है, ये बात पे ध्यान दीजिए, ठीक। सबसे पहले इसमें मान के चलो, इसमें सबसे पहला चीज होगा कि जितना भी क्वेश्चन पूछा है, लगभग मान के चलो 2020 से 2025 तक, 2020 से 2025 तक, इसके पहले वाला भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना हो गया मान के चलो। तो 2020 से 2025 तक जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, वो सभी क्वेश्चन को हम लोग इस बैच में सॉल्व करेंगे। इसके अलावा इस बैच में जितना भी मॉडल सेट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, या तो जो क्वेश्चन अभी नहीं पूछा है, जो क्वेश्चन का पूछने का संभावना है, वो सभी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में नहीं पता, इस बैच में सॉल्व करेंगे, ठीक। और इसमें लगभग कितना दिन की क्लास चलेगा, 40 से 45 दिन। और ये प्रत्येक दिन शाम 7 बजे यूट्यूब पे भी होगा, ठीक। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे जो है ना, आज के क्लास में हम लोग ये सेक्शन 1 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन हम इस बैच में नहीं किए हैं, लेकिन हम सेक्शन 1 सॉल्व कर चुके हैं। आज की क्लास में हम सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे, और सेक्शन बी से मतलब ये मॉडल से जब खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। और प्रीवियस ईयर में जिस तरह का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है उस चैप्टर से, मतलब चैप्टर बाय चैप्टर चलेगा। एक बात याद रखना कि जो क्लास चलेगा ना, वो चैप्टर बाय चैप्टर चलेगा। मतलब पहले हम पहला चैप्टर अगर स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक। और इसमें केवल सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस होगा, ऑब्जेक्टिव लास्ट में होगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव हम करवा चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें। जो सेक्शन बी है, कौन सा? सेक्शन बी में जो है ना, टोटल कितना क्वेश्चन रहेगा? 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में बनाना कितना है? 6। 30 तक तो एमसीक्यू हो जाएगा। देखो 31 क्वेश्चन क्या बोला है, एपी का पहला पद। देखो क्वेश्चन जब तक सही से नहीं पढ़ोगी तब तक बनाना शुरू नहीं करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया तब अगर बनाओगी ना, तो सटीक भी बनेगा और जल्दी भी बनेगा। ऐसा नहीं क्वेश्चन पूरा पढ़ी नहीं और तुरंत बनाना स्टार्ट कर दे, क्या पूछा उससे कोई मतलब नहीं। ऐसा बनाओगी ना तो ठीक नहीं होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसमें देखो क्या पूछा है तो इजी हो जाएगा, ठीक। देखो क्या बोला है कि एपी का पहला पद, एपी का पहला पद। और पहला पद देखेंगे तो पहला पद को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं। पहला पद 21 है, तो यहाँ पे क्या लिख दे, ये बराबर 21। बोला है सार अंतर, सार अंतर मतलब क्या? डी, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। डी बराबर दिया, सार अंतर 5 है। क्या है? 5 है। तो पूछा है 18वां पद ज्ञात करें। 18वां पद मतलब ये 80 इक्वल टू 1 है कि नहीं। अब देखो इसको बनाने का 2 तरीका है। एक तुम ये एन से भी बना सकती हो, नहीं तो तुम जानती है 18वां पद अगर निकालना रहता तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला था a + 17d, a + 17d। अगर इसमें तुम 18वां पद निकालना चाहते हो तो ये 18 बराबर क्या हो जाएगा? a + 17d, है कि नहीं। अब देखो ये का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है? 21 + 17 इंटू कितना हो जाएगा? 5। देखो 21 + 85, ये दोनों को अगर ऐड करें कितना हो जाएगा? 106, है कि नहीं। बोलो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ था, ऐसा कोई बात है? देखो यहाँ पे जो है ना, बस इतना ही सॉल्व करेगी, 2 नंबर आएगा, है कि नहीं। और इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है, 2 नंबर वाला जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब इसी तरह से रहेगा, कोई दिक्कत? देखो अगला क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 32। देखो 32 क्या है, बोला है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब समझती हो ना, जैसे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त बनाएंगे जिसमें त्रिज्या कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। बोला है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार, मतलब ये जो है ना, ये क्या है? तार है। तार बुझती है ना। अरे वायर कोई तरह का होगा जिसको हम बस ये सर्कल का रूप दे दें। अब ऐसे ना कि सेंटीमीटर यहाँ भी वायर लगा रहता है, सर्कल हम बनाते हैं तो केवल ये चीज रहता है, समझ गए। बस ये सेंटर से यहाँ तक का दूरी नापा है तो 14 सेंटीमीटर है। बोला है वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, मतलब जो वृत्ताकार तार है ना, अब इसको यहाँ से तार से मान के चलो कट कर दिया और इसी तार से क्या बना दिया गया?
वर्ग बना दिया गया। क्या बना दिया गया? वर्ग। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद बोला है वर्ग बनाया गया है तो वर्ग की भुजा का परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्ग की भुजा, तो ये चारों क्या हो गया? वर्ग की भुजा, और इसका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप मतलब समझती हो ना, इसका ये बाउंड्री का जो लेंथ है ना, वही लेंथ ज्ञात करना है। कोई दिक्कत? अब जब तक ये इसका भुजा नहीं पता रहेगा तब तक हम परिमाप तो नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे जो पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, और इसी वृत्त में जितना भी परिधि होगा उसी परिधि से इसको बनाया गया। मतलब ये लेंथ और ये लेंथ एक ही होगा कि अलग अलग होगा? एक ही होगा। अगर यही वाला लेंथ से हम इसको बना रहे तो दोनों का परिमाप एक ही होगा कि अलग अलग होगा? एक ही होगा ना। तो हम लिख सकते हैं वृत्त की परिधि इक्वल टू वर्ग का परिमाप। इसको लिख सकते हैं क्या? वर्ग का परिमाप इक्वल टू क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि। ठीक। अब देखो वृत्त की परिधि के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r। कोई दिक्कत? देखो 2 का 2 हो जाएगा, पाई का वैल्यू हम लोग सब जानते हैं 22/7, और त्रिज्या जो है ना कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। ठीक। अब देखो यहाँ 7 का टेबल से 14 कटे कितना बार में? 2 बार में। अभी सबको मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 सेंटीमीटर। बोलो 88 सेंटीमीटर इसका परिधि हो गया, तब बोलो इसका भी परिधि कितना हो जाएगा? 88 सेंटीमीटर। यहाँ पे ख्याल रखना, ऑप्शन में मान के चलो अगर ऑब्जेक्टिव रहता तो सेंटीमीटर का स्क्वायर भी कहीं कहीं दे देता है। तो एक बात ख्याल रखना कि स्क्वायर तभी पड़ेगा जब हम एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। जब भी हम परिमाप निकालेंगे ना तो याद रखना यूनिट में सेंटीमीटर का स्क्वायर नहीं होता है, केवल सेंटीमीटर या मीटर होता है। ठीक। कोई दिक्कत? देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है? यदि r क्या बोला है? इसको रब कर दे। कोई दिक्कत? देखो इसमें कोशिश क्या करना है, ऐसा नहीं कि बोर्ड वाला लिखते जा, घर में प्रैक्टिस करेगी, बना के देखेगी, नहीं बनेगा तो फिर देख लेना। ठीक। तो क्वेश्चन क्या है? r जो है ना ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का निर्देशांक ज्यामिति है ना, उसका क्वेश्चन है। बोला है कि ये भी जो है ना, ये भी को मिलाने वाले रेखाखंड का एक बिंदु r है, मध्य बिंदु का मान y निकालना है। देखो यहाँ पे जो ना क्या बोला, देखो कि रेखा है ये b, और दोनों का कोऑर्डिनेट दिया है। क्या दिया है? ये दिया है 6 5 और b दिया है 40 y। इसका एक बिंदु दिया है r। ठीक। मध्य बिंदु है, इसका कोऑर्डिनेट है r, इसका मान है 10 और 9। ठीक। देखो ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला जो होता है वो तुम लोग जानती है। इसमें किसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? देखो इसको बोलते हैं x1। क्या बोलते हैं? x1। इसको y1। इसको क्या बोलते हैं? x2। इसको y2। ठीक। कोई दिक्कत? और इसको बोलते हैं x, और इसको बोलते हैं y, है कि नहीं? देखो अगर x निकालना है, मान के चलो मध्य बिंदु निकालना रहता, ये नहीं दिया रहता, बोलता है इस रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करें, तो मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है ना, मध्य बिंदु का, किसका? मध्य बिंदु का। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस y1, x1 प्लस x2 बटा में 2, x1 प्लस x2 बटा में 2। ये मध्य बिंदु निकलता है। मतलब कोई भी रेखा रहता है उसका बीच वाला बिंदु अगर निकालना है, बीच वाला बिंदु निकालना है कि ये क्या होगा, मान के चलो ये नहीं दिया रहता। ठीक। तो फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 और बटा में 2। ये x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, मतलब ये शुरू वाला जो 10 दिया है ना वो निकल जाएगा। अगर y निकालना है, y तो क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 बटा में 2। अगर हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं तो इस रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात हो जाएगा। ठीक। लेकिन यहाँ पे मध्य बिंदु दिया हुआ है, मध्य बिंदु दिया हुआ है, और हमको निकालना है कोऑर्डिनेट y2। क्या निकालना है? y2।
लेकिन y2 के पास अभी y लिखा हुआ है। इसका मतलब ये मत सोचना कि y निकालना है ये, वहां पे y का मान निकालना, लेकिन निकालना कोऑर्डिनेट कौन सा है, y2। ठीक, बोल हमको y2 निकालना, तो क्या इससे केवल नहीं निकल सकता है, इससे केवल निकल सकता है, नहीं निकल सकता है, निकल सकता है। अब मान के चलो इसको y2 अगर निकालना चाहते तो क्या निकल सकता है, देखो यहाँ पे अगर लिखेंगे, इसमें अगर हम बैठाएंगे तो देखो y का वैल्यू कितना है 9 इक्वल टू y1 कितना है 5 प्लस y2 कितना है y बट्टा में 2। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूना कितना हो जाएगा 18 इक्वल टू 5 प्लस y। अब ये 5 को अगर इधर कर दे तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 18 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 30। ठीक, अब ये जो y है ना, अगर y का मान पूछा तो y का मान कितना हो जाएगा 30। अगर देखो अगर हमको y निकालना था ना, तो x कोऑर्डिनेट से कोई मतलब था, बना के क्या टाइम वेस्ट करते, हमको x से कोई मतलब नहीं, x तो पहले से यह सब कुछ दिया हुआ है, हमको जो निकालना है उस पे ध्यान देना। ठीक है, जो निकालना है उसी को निकालना है। अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y वाला लेंगे, और x निकालना है तो x वाला लेंगे। इसको अगर हम चेक करना चाहते हैं कि सच में ये मध्य बिंदु दिया है कि नहीं, जैसे मान के चलो यहाँ पे मध्य बिंदु कैसे निकलता है, देखो यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना है 6, x2 कितना है 14 और बट्टा 2, दोनों को जोड़ो तो 20 बट्टा 2 कितना होता है 10। देखो मध्य बिंदु आया कि नहीं आया। और अभी जो हम निकाले हैं, देखो y1 कितना है 5 और y2 कितना है 13 और 5 कितना होता है 18 को 2 से भागा देगी नहीं, मध्य बिंदु आता है ना। तो मध्य बिंदु अगर निकालना रहेगा तब भी यही फॉर्मूला है, और मध्य बिंदु दिया रहे और इधर वाला कोई कोऑर्डिनेट गायब कर दे तो भी इसी से निकलता है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? चलो अगला क्वेश्चन कौन सा है 30, ये 33 था ना, अगला क्वेश्चन है 34। तो 34 क्या बोला है, यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक, बोला है एक लंबवत स्तंभ की ऊंचाई प्रकाश के स्रोत से 60 मीटर है तथा प्रकाश से बनने वाली स्तंभ की छाया की लंबाई 20√3 है, तब स्तंभ से प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगी। देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक लंबवत स्तंभ की ऊंचाई, एक लंबवत स्तंभ की ऊंचाई, मान के चलो एक स्तंभ है ये। ठीक, और ये बोला है लंबवत, लंबवत मतलब क्या होता है लंबा है। ठीक, लंबवत स्तंभ की ऊंचाई प्रकाश के स्रोत से 60 मीटर है। देखो मान के चलो यहाँ से कोई प्रकाश का स्रोत लगा हुआ है, लगा रहता है ना, मान के चलो ये क्या बोल सकते हैं उसको, स्ट्रीट लाइट जो होता है वहां पे लाइट लगा रहता है। तो यहाँ पे प्रकाश से स्रोत से जो है ना ये 60 मीटर है। कितना मीटर है 60 मीटर है। उसके बाद बोला है तथा प्रकाश से बनने वाले स्तंभ की छाया, देखो स्तंभ की छाया इधर बनेगा, और स्तंभ की छाया जो है ना बोला है कि 20√3 है। कितना है 20√3 मीटर। तो बोला है तब प्रकाश के स्तंभ के स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगी। उन्नयन कोण बोला है, कोण मतलब क्या एंगल बोला है, यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा ये बात पूछा है। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे कोण कितना का बनेगा, इस बात को फोकस करने से पहले हम लोग को ये जानना होगा दिया क्या क्या है। अगर मान के चलो इस त्रिभुज को देखोगे ना, तो ये क्या है कर्ण, ये क्या है कर्ण। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है ना एंगल कहीं पे, तो यहाँ पे मान सकते हो ये है लंब और ये क्या है आधार। ये बात तो तुम लोग जानती हो, और हम लोग जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे तो यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे होता क्या है। देखो ये सबसे पहले साइन के बाद कोस और कोस के बाद टेन। देखो इसका एक ट्रिक है, ये फॉर्मूला बोल सकती हो। देखो यस से हम लोग साइन नहीं पढ़ेंगे, यस से क्या पढ़ेंगे स्कूल, और सी से कॉलेज, और टी से ट्यूशन। स्कूल में क्या होता है पढ़ाई होता है, और कॉलेज में क्या होता है बदमाशी होता है, और ट्यूशन में क्या होता है पढ़ाई पहले बदमाशी बाद में। ठीक, अब देखो मेरा बात समझो, ऐसा नहीं कि ये कोई हकीकत चीज है, लेकिन लगभग मैच करता है। याद रखने के लिए लगभग मैच करता है, क्योंकि सभी कोई बोलता है कि कॉलेज जाता है तो लोग पढ़ता नहीं है कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ता है, लेकिन एक तरह से मात करने के लिए ये बात बोल सकते हैं। स्कूल में क्या होता है पढ़ाई होता है,
स्कूल में सब 10th लेवल तक जाता है, सबको मन होता है कि चलो पढ़ लिख के कुछ बने, है कि नहीं? लेकिन जैसे आगे जाता है कॉलेज में बस बदमाशी स्टार्ट हो जाता है। तो स्कूल में पढ़ाई होता है, कॉलेज में बदमाशी होता है, और ट्यूशन में पढ़ाई भी होता है और बदमाशी भी होता है। तो जहाँ बैठी है ना वो ट्यूशन है, और यहाँ पे दोनों चीज होता है, पढ़ाई बाद में और बदमाशी, पढ़ाई पहले और बदमाशी बाद में। देखो अब यहाँ पे ये बात फोकस करना है ना कि इसमें दिया क्या है, बोलो ये क्या है, लंब, क्या है लंब, और ये क्या है आधार बी। पी और बी दिया है, पी और बी दिया है। इसमें कौन सा लाइन दिख रहा है जिसमें पी और बी है? ट्यूशन। ट्यूशन मतलब यहाँ पे हम ट्यूशन पढ़ते, लेकिन है ये क्या, टेन। क्या है, टेन। तो यहाँ पे अगर मान के चलो नंबरिंग देगी तो ये बी सी लिख सकती हो। अगर तुमको लिखना है तो लिख सकते हैं पूरा लैंग्वेज में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या लिख सकती है, त्रिभुज एबीसी में। ए बी बराबर कितना दिया है, ए बी बराबर 60 मीटर, बीसी बराबर 20√3 मीटर। देखो इसको ए बी के पास तुम ये भी लिख सकती हो स्तंभ की ऊंचाई, यहाँ पे लिख सकती हो स्तंभ की छाया की लंबाई या परछाई, जो भी लिखा हुआ है ये चीज यहाँ पे तुम लिख सकती हो, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे जो है ना ये दोनों तो लिखा हुआ है, हमको निकालना क्या है, थीटा निकालना है, एंगल निकालना है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों किस में आ रहा है, ये P और B किस में आ रहा है, टेन में आ रहा है, तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है, P बाय B, P बाय B। P का वैल्यू कितना है 60, और B का वैल्यू कितना है 20√3। हम लोग जानते हैं इस तरह का कोई भी वैल्यू टेन किसी भी एंगल के लिए नहीं है। तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पे ये जो रूट है उस रूट को क्या करना होगा, खत्म करना होगा। और याद रखना कि जो रूट होता है ना उसको खत्म करने का जो तरीका उसको बोलते हैं रेशनलाइज, परिमेयकरण करेंगे और रूट खत्म हो जाएगा। ठीक, अगर मान के चलो ये है 20√3, अगर इसको हम काटना चाहते तो यहाँ पे काट सकते, छोटा हो जाएगा। ठीक, 20 का टेबल से 60 कितना बार में कटेगा, 3 बार में, 3/√3। अब यहाँ पे रूट को हटाना है तो दोनों तरफ जो है ना √3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर क्या बन जाएगा 3√3, और नीचे क्या बन जाएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा √3। अब हमको तुम लोग ये बताओ कि √3 कितना का वैल्यू होता है, टेन थीटा में थीटा के पास कितना रखेंगे कि √3 हो जाए 60 डिग्री। तो बोलो यहाँ पे टेन 60 डिग्री आया कि नहीं आया, तो उन्नयन कोण पूछा है तो लिख सकते हैं ना उन्नयन कोण बराबर कितना 60 डिग्री। ये बात लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत, कंफ्यूजन किसी भी तरह का, समझ में आ गया? चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन बोला है कि यदि किसी घन की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई कितना है 8√3, कितना दिया है 8√3 सेंटीमीटर, तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले अगर घन देखोगे तो घन किसको बोलते हैं, जो क्यूब देखे होगा ना जिसमें कलर मैचिंग वाला लोग करता है उसे क्या बोलते हैं, घन, है कि नहीं? इस तरह का होता है ना। बोला है इसका विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई। अब सबसे पहले इसका विकर्ण जानना होगा कि विकर्ण होता क्या है। विकर्ण मतलब जैसे मान के इसमें अगर विकर्ण देखे तो क्या है, अरे इस कोना से इस कोना तक का लंबाई जो उसी को विकर्ण बोलते हैं ना। तो जो घन का विकर्ण होता है ना, घन का विकर्ण, किसका विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर a√3 होता है। घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है a√3। और यहाँ पे देखो घन का विकर्ण दिया हुआ है, घन का विकर्ण जो दिया है ना, दिया 8√3, मतलब इसके कितना दिया 8√3 इक्वल टू a√3। देखो a√3 से √3 कट जाएगा, ये बराबर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पे यूनिट में क्या दिया है सेंटीमीटर।
तो बोला है इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 6a का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो 6 के पास तो हम 6 ही रखेंगे, लेकिन ये का वैल्यू देखो यहाँ पे आया ना, कितना आया? 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे जानती हो 6 का 6 रहेगा, 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुने 8 हो जाएगा, और 8 कितना हो जाएगा? यहाँ सीधा लिखेंगे 64 हो जाएगा, है कि नहीं? और यहाँ 6 से गुना करके कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, 6 से 36 और 2 38 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो यहाँ पे याद रखना कि जब भी क्षेत्रफल निकालना रहेगा, जब भी क्षेत्रफल निकालना रहेगा तब यूनिट में क्या देंगे? सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब तक हम स्क्वायर नहीं देते हैं तब तक क्वेश्चन सही नहीं होगा। हो सकता है कि तुम सेंटीमीटर स्क्वायर छोड़ दो, उसके लिए एक नंबर कट जाए। तो यहाँ पे ये बात ख्याल रखना है कि जो यूनिट है ना, उस यूनिट को हम लोग को मेजरमेंट करना है, यहाँ पे जो है ना शो करना है। अगर हम शो अप नहीं करते हैं तो हो सकता है उसके लिए कुछ नंबर कट जाए, समझ गए? तो यहाँ पे ख्याल रखना कि अगर क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो यूनिट में क्या देंगे? सेंटीमीटर का स्क्वायर या मीटर का स्क्वायर। लेकिन अगर क्यूब वॉल्यूम निकालना रहेगा, आयतन निकालना रहेगा, तो यूनिट में क्या देंगे? क्यूब। सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर का क्यूब, और मीटर रहेगा तो मीटर का क्यूब। इसमें परिमाप नहीं रहता है, 3D फिगर में परिमाप नहीं पूछता है, ठीक? कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे केवल 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक? सेक्शन बी का एक क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। 3√3 कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये तुम लोग को सिद्ध करना है, और ये सिद्ध करना बहुत टफ है, ऐसा कोई बात नहीं। देखो कभी भी जो है ना, इसको कैसे सिद्ध किया जाता है इस थ्योरी को समझो। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि सिद्ध करो कि 3√3 एक ऐसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। हम लोग ये बात तो जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है? सिद्ध करके। इसके बारे में जब भी इस तरह क्वेश्चन देगा ना सिद्ध करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे जो है ना इसका जस्ट अपोजिट मानेंगे। यहाँ पे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, इसको हम लोग अपोजिट मान के लिख देंगे कि माना कि ये जो संख्या वो परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। जैसे मान के चलो इसके बारे में अगर बात करें, ठीक? तो इसके बारे में बात करें तो मान के चलो ये है क्या? एक्चुअल में मार्कर है, लेकिन मान के चलो हम मानने के लिए तो कुछ भी मान सकते हैं। हम बोलेंगे माना कि ये पेंसिल है। क्या है? पेंसिल है। तो हम पेंसिल मान लिए तो ऐसा थोड़ी कि पेंसिल हो गया। अब जो है ना इसका गुण को देखेंगे कि पेंसिल जो होता है ना वो किस तरह का होता है। पेंसिल जो होता है उसको हम कॉपी में लिखने के बाद उसको अगर साफ करेंगे तो इरेजर से साफ हो जाएगा, है कि नहीं? अब साफ हो जाएगा तो इससे भी लिख के देखेंगे और साफ नहीं होता है तो हम बोल सकते हैं ना कि हम जो माने थे वो गलत था। क्या कि अगर पेंसिल रहता तो मिट जाता, पेंसिल रहता तो मिट जाता है, पेंसिल नहीं है इसके कारण ये नहीं मिट रहा है। तो हम बोल सकते हैं ना कि जो हम माने वो क्या है? गलत है, अर्थात ये पेंसिल नहीं मार्कर है। बोल सकते नहीं बोल सकते? सेम यही रूल एकरा में अपनाना है। यहाँ पे बोला है कि सिद्ध करो कि कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। हम लोग क्या लिखेंगे? माना कि 3√3 एक परिमेय संख्या है, ये लिखेंगे। आप तुम जानती हो कोई भी परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में। तब बोले इसको p/q के रूप में लिख सकते, तो ऐसे लिख सकते हैं। इसीलिए 3√3 बराबर p/q। अब यहाँ पे p और q क्या है? यहाँ p और q पूर्णांक संख्या है। यहाँ p और q पूर्णांक संख्या है तथा q इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। मतलब q के पास 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 होगा ना तो ये परिमेय संख्या रहेगा ही नहीं। 0 से कोई नंबर में डिवाइड नहीं लगता, परिमेय संख्या हो जाएगा। याद रखना q के पास 0 नहीं होना चाहिए। पूर्णांक मतलब समझती हो? कोई भी नंबर रहेगा, चाहे वो नंबर माइनस में हो चाहे वो नंबर प्लस में हो, बस पूर्ण नंबर रहेगा, ठीक? अब यहाँ पे देखो कोई भी नंबर ले लेते,
जैसे मान के चलो ये 3 है और ये 7 है, बोलो परिमेय संख्या है कि नहीं है? देखो यहाँ से जो है ना ये 3 को उधर जाना शिफ्ट करना है, तो क्या हो जाएगा √3 इक्वल टू ये गुना में इधर जा क्या हो जाएगा भागा में p बट्टा 3q। अब इसको थोड़ा सा देखोगे ना तो देखो इसको हम इधर लिखते हैं साइड में p बट्टा 3q। अब तुम ये बताओ p और q है क्या? p और q पूर्णांक संख्या है, तो कोई भी पूर्णांक संख्या तुम वहां पे रख सकते हो, बोला नहीं है कि 4 है या 5 है, कोई भी रख सकते हो अपने से। मान के चलो p के पास कुछ भी रख दो, चलो 2 रख दिए, और q के पास भी कोई भी पूर्णांक रख दो, मान के चलो 7 रख दिए, ठीक, क्योंकि पूर्णांक संख्या तो कोई भी पूर्णांक संख्या पुट कर सकते हैं। अब ये देखो कितना बन गया 2 बट्टा 21। बोलो ये कैसा संख्या, परिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या? परिमेय संख्या है ना। लेकिन ये जो √3 है ये हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि रूट वाला जो नंबर होता है वो कैसा संख्या होता है? अपरिमेय संख्या है। मतलब इधर √3 है और इधर अपरिमेय संख्या और इधर परिमेय संख्या है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता है। कभी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब बराबर नहीं हो सकता है तो जो हम माने थे वो मेरी मान्यता क्या था? गलत था। इसीलिए जो संख्या है वो परिमेय संख्या ना होकर क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। मतलब तो यहाँ लिख सकती हो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू किसका? अपरिमेय संख्या। मतलब ये दोनों बराबर नहीं होता है, इसलिए हमारी मान्यता क्या है? गलत है। मान्यता गलत है। वो हमारी मान्यता, अरे बड़ी शॉर्ट में लिख दिया ना, इसलिए हमारी मान्यता क्या है? गलत है। चूंकि यहाँ पे देना, ठीक, चूंकि हमारी मान्यता गलत है इसलिए 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात हम लिख सकते हैं, ठीक। देखो ज्यादा लंबा तो बना नहीं, हाँ, लेकिन अगर √3 वाला केवल सिद्ध करना रहता तब थोड़ा सा लंबा जाता, वो 2 नंबर में नहीं पूछता, समझ गए? 3 नंबर या 5 नंबर, ये 2 नंबर के लायक नहीं। हाँ, 2 नंबर के लायक ये है जो इतना छोटा में बन जाता है। थोड़ा सा ये जो √3 वाला रहता है या √2 वाला रहता है थोड़ा सा लंबा बनता है, कोई दिक्कत? वो वाला क्वेश्चन भी है प्रीवियस ईयर में, तो हम लोग प्रीवियस ईयर में सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत? चलो, इसमें किसी तरह कंफ्यूजन नहीं ना। याद रखना कि कभी भी अगर सिद्ध करना है ना कि कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे? अपोजिट मानेंगे। और अपोजिट मानेंगे तो जिस उद्देश्य से हम माने थे, अगर वो उद्देश्य में सटीक नहीं आया तो हम बोल सकते हैं कि जो हम माने थे वो गलत था। जिस तरह से एग्जांपल किसका दिए? 3√3 मार्कर और पेंसिल का। बाहर अगला क्वेश्चन है क्या? 37 है। 2 यहाँ पे देखो 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x cos 60 इक्वल टू 10, ठीक। बोला है x का वैल्यू बताओ, x का मान बताओ। तो देखो x का मान बताने के लिए यहाँ पे देखो x का मान हम तभी बता सकते हैं, x का मान हम तभी बता सकते हैं जब cos से 30 डिग्री का वैल्यू जानेंगे और cos 60 डिग्री का वैल्यू जानेंगे। जब तक इसका हम वैल्यू नहीं जानेंगे तब तक हम बना नहीं सकते। लेकिन एक ऐसा ट्रिक है, जिसमें हम किसी का भी वैल्यू नहीं जाने तब वो बता सकते है कि नहीं। हम नहीं भी याद किए हैं कि कोसेक 30 का क्या होता है, कोस 60 का क्या होता है, तब भी हम बना सकते हैं। लेकिन अब उसके लिए तरीका समझना होगा। समझना क्या है कि देखो एक स्पेशल फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं LRL बटा में क्या 4 बस इतना याद रखते हैं ना तो किसी का भी वैल्यू हम बता सकते हैं, किसी का भी, चाहे वो साइन का हो, कोसेक का है, कोट का है, कितना भी डिग्री का है, ठीक। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले क्या होता है? साइन, उसके बाद कोस, उसके बाद टेन, और इसको पलट देंगे, साइन को पलट देंगे क्या बन जाएगा? कोसेक, कोस को पलटेंगे तो सेक, और टेन को पलटेंगे तो कोट। ये बात तो हम लोग बहुत पहले से सीख रहे हैं, साइन कोस टेन। अब देखो यहाँ पे जो है ना ये यल क्या है, आर क्या है, यल क्या है, ये बात समझना होगा। 4 तो 4 ही होता है। यल मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट मतलब होता है बाईं ओर, लेफ्ट मतलब क्या होता है? बाईं ओर।
आर मतलब होता है राइट, राइट मतलब होता है दाईं ओर। अब ये बाईं ओर और दाईं ओर क्या है, तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि जो हम टेबल आज करते हैं उस टेबल में कौन कौन सा डिग्री होता है। तो एक 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है और 90 डिग्री होता है। यही डिग्री होता है ना। अब मान के चलो हमको 45 का मान जानना है, तो इसका लेफ्ट में देखेंगे कितना है, 1 2 इस तरह से गिनेंगे, ऐसे नहीं 30 और 0 जोड़ेंगे, काउंटिंग करना है केवल, और काउंटिंग तो सब जानती है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले किसका वैल्यू चाहिए, कोसेक। अब तो हमको ये बताओ कोसेक जो है ना साइन का उल्टा होता है, अर्थात 4/l क्या हो जाएगा, 4/l। इसको पलट देंगे तो ऐसे बन जाएगा ना 4/l। तो देखो यहाँ पे अगर कितना डिग्री चाहिए, 30 डिग्री, तो यहाँ तो 4 लिखेंगे, और यल मतलब लेफ्ट होता है, यल मतलब क्या होता है, लेफ्ट। तो ये 30 डिग्री का निकालना था, 30 डिग्री के लेफ्ट में कितना वैल्यू दिया है, 1 है कि नहीं, और एक ही नंबर है यहाँ पे कि नहीं, और रहता है तो एक और गिनते तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आगे चढ़ा देंगे रूट। बोलो ये बाहर निकलेगा 4, अगर बाहर निकलेगा कितना बन गया, 2, और 1 नीचे में 1 का तो कोई वैल्यू नहीं, तब बोलो ये कोसेक स्क्वायर या कोसेक 30 का वैल्यू कितना हो गया, 2। कितना हो गया, 2। तो ये 2 हो गया, इनटू में 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर देंगे, प्लस यस। अब कोस 60 का चाहिए, और देखो कोस ये कोस है, और यहाँ पे देखो आर बट्टा क्या होता है, 4 क्या होता है, r/4। आर मतलब क्या होता है, राइट, आर मतलब राइट। तो देखो 60 का चाहिए, तो 60 के राइट में केवल नंबर है, 1 नंबर है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 1/4। और जानते हैं इससे रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 बाहर निकलेगा तो 1 हो गया, और 4 बाहर निकले क्या हो जाएगा, 2, मतलब 1/2। तो ये हो गया 1/2 इक्वल टू क्या, 8। देखो इसमें किसी भी तरह का वैल्यू हम याद किए नहीं, याद किए, फिर भी क्या होता है, ये निकल जाता है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे जो है इसको सॉल्व करें तो 2 इंटू 2 कितना होता है, 4, प्लस x को 1 से गुना करेंगे तो x/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पे देखो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 प्लस x/2 इक्वल टू 10। ठीक, अगर यहाँ पे तुम भिन्न का जोड़ निकालना चाहते तो उस तरह से भी कर सकती हो, नहीं तो ये पूरा को हम उठा के उधर शिफ्ट कर सकते हैं, ये पूरा उठा के उधर शिफ्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर मान के चलो भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो ऐसे करेंगे, 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। 1 का टेबल में 2 कितना बार में, 2 बार में, 2 को 8 से गुना करके कितना हो जाएगा, 16 प्लस 1 बार में गया, 1 को 1 से गुना करके क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 10। ये मल्टीप्लाई करेंगे, 16 प्लस x बराबर 20, 16 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 20। अब यहाँ पे देखो x बराबर कितना हो जाएगा, 20 माइनस 16 बराबर कितना हो जाएगा, 4। लेकिन अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं ना तो और आसानी से बन जाता है कि नहीं। देखो यहाँ पे ये चीज उधर शिफ्ट कर देते तो क्या बन जाएगा, x/2 इक्वल टू 10 माइनस 8, और 10 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 2। ये भागा में क्या हो जाएगा, गुना में, तो x बराबर 2 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। दोनों में जो पसंद उससे तुम बना सकते हो, कोई दिक्कत। देखो अगला क्वेश्चन है, और ये सेक्शन बी का जो है ना लास्ट क्वेश्चन है। सेक्शन बी का कैसा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। टोटल 31 से लेकर के 38 तक सेक्शन बी में रहेगा, और इस सेक्शन बी में जो है ना टोटल कितना क्वेश्चन बनाना रहेगा, 6। लेकिन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं मॉडल सेट का, इसीलिए हम लोग ऐसा 6 नहीं बनाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं, एग्जाम में 6 बनाना है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो ये 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद -150 है, -150 है, अगर है तो क्यों है। देखो यहाँ पे अब है कि नहीं है ये बात गारंटी नहीं है, अगर है तो क्यों है ये बात पूछा है, और नहीं है तो लिख देंगे नहीं है, समझ गए। अब यहाँ पे जो है ना देखो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन पूछेगा अगर, ठीक, तो सबसे पहले पूछेगा तो हमको तो नहीं ना पता कि वो है कि नहीं है। अगर इसको हम छोटा में देखें ना तो देखो मान के चलो एक हम लिपि लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 10, यहाँ पे लिखते हैं 5, यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे बोले कि बोलो अगर एक कोई भी ऐसा पद है जेकर -10 होगा, -10 होगा, कैसे होगा। देखो यहाँ पे 10 में से 5 घटाए तो 5 होगा,
फिर 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 में से 5 घटाएंगे तो -5 हो जाएगा, और -5 में से 5 घटाएंगे तो -10 होगा, है कि नहीं? तो ये -10 है, कौन सा पद है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद है। लेकिन अगर हम पूछते हैं इसी एपी का बोलो कोई भी पद -24 होगा, वो भी नहीं करेगा, क्योंकि एपी में जो है ना डिफरेंस तो हमेशा सेम होता है, और ये 5 का डिफरेंस में चल रहा है, और 5 का डिफरेंस में 25 आ सकता है, 24 नहीं आ सकता है। तो उसी तरह से ये देखो, हम यहाँ पे चलो 5 का डिफरेंस था तो हम डायरेक्ट कर लिए, उसी तरह से ये क्वेश्चन जो है ना इसमें भी घटते जा रहा है, तो जरूर है कि माइनस में आएगा, है कि नहीं? देखो इसमें भी हम घटते गए तो माइनस में आया कि नहीं आया? तो माइनस दिक्कत नहीं कि माइनस नहीं हो सकता है, माइनस हो सकता है, लेकिन हमको जो सीक्वेंस चल रहा है घटते क्रम में, उस क्रम में वो आएगा तभी ना होगा वो पद, और नहीं होगा तो नहीं होगा। तो जो ये पद है ना इसको हम लास्ट पद मान लेंगे। क्या पद मान लेंगे? लास्ट पद। और लास्ट पद को क्या बोलते हैं? ये एन। क्या बोलते हैं? ये एन। एन बराबर कितना दिया है? एन बराबर, छोड़ो सबसे पहले ये देखो, ये बराबर कितना दिया है? 11। डी बराबर 8 - 11 -3, ठीक। और ये एन बराबर -150। यह निकालना है कि कौन सा पद 150 है, कौन सा पद 150 है। अगर n का वैल्यू मिल जाएगा तो 150 हो सकता है, और n का वैल्यू नहीं मिलेगा तो 150 कोई भी पद नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है क्या, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत? an का वैल्यू कितना दिया है? -150 इक्वल टू ये का वैल्यू 11 प्लस n तो निकालना है, और डी कितना दिया है? -3। कोई दिक्कत? देखो -150 इक्वल टू 11, यहाँ से देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को n से करेंगे तो 3n हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -3n। और ये भी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ब्रैकेट में है ना तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखो 11 और 3 कितना होता है? 11 और 3 13 होता है, 14 - 3n, ठीक। हमको n का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, n को इधर ले जाएंगे तो n प्लस में हो जाएगा, और ये 150 को उधर ले जाएंगे तो वो भी प्लस में हो जाएगा, ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक। इसी को इधर लाते हैं तो ये माइनस का 3n है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस का 3n। और ये इधर जाएगा तो यहाँ 14 है, ये प्लस का 150 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3n, ये दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा? 50 + 60 164, है कि नहीं? अब यहाँ पे देखो n बराबर 164/3, 3 से काटेंगे 3 बचे 15, कितना बचा? अगर पूरा भागा तो इधर देखो 3 164, 3 बचे 15, 1 बचा, 4 उतारी, 3 चौके 12, 2 बचा, यहाँ दशमलव देगी, 0 बैठाएगी, 3 छक्के 18। अब देखो यहाँ पे 54.6 आ रहा है, कितना आ रहा है? लगभग 54.6। अब तुम हमको ये बताओ n का जो मान है कभी भी इस रूप में हो सकता है? अरे तुम काउंट करेगी तो या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4, 54 कभी गिनेगी, मतलब 54.5। जब पद गिनना चालू करेगी तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, सवा चौथा पद भी गिनती है कि चौथा के बाद पांचवा आ जाता है? पांचवा आ जाता है। तो यहाँ पे जो है ना ये जो n का वैल्यू आ रहा है, ये कोई पूर्णांक से, मतलब पूर्ण संख्या बोल सकते, पूर्ण संख्या के रूप में, या ये पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, और यहाँ पे कोई भी पद नहीं होगा तो पूर्ण संख्या, मतलब ये परिमेय क्या उसको बोलते हैं? अरे उसको परिमेय संख्या नहीं, शुरुआत क्या है? प्राकृतिक संख्या। मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या आ सकता है। अगर ये प्राकृतिक संख्या के रूप में रहता, 1 2 3 4 इस रूप में रहता, तो यहाँ पे हम बोल सकते थे कि 150 जो है ना इसका कोई ना कोई पद है, और n का वैल्यू जितना आता उतना पद होता। और दूसरा बात ये भी ख्याल रखना कि n का वैल्यू माइनस में भी नहीं आना चाहिए, n का वैल्यू माइनस में भी नहीं आना चाहिए। अगर मान के चलो पूरा पूरी आता और माइनस में आ जाता तब भी नहीं होता, क्योंकि हम पद गिनते हैं तो 1 2 3 4 5, यानी कि -1 पद, -2 पद, -3 पद, -4 पद, ऐसे गिनते हैं नहीं।
कभी भी हम पद को गिनते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो यहाँ पे याद रखना n का वैल्यू ना ही माइनस में आना चाहिए और ना ही दशमलव में या फ्रैक्शन में, दोनों बोल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो फ्रैक्शन में, लेकिन हो सकता है ये फ्रैक्शन कट जाता, लेकिन नहीं काटा, पूरा पूरी अगर नहीं काटा तो सोच लो कि कोई भी पद इसका जो इस एपी का कोई भी पद -150 नहीं है कि नहीं। यहाँ पे लिख सकती हो, इसलिए इस एपी का कोई भी पद कितना नहीं है, -150 नहीं। कोई दिक्कत? ये था तुम लोग को सेक्शन बी। ठीक, अब अगला क्लास में हम लोग सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए तब तक के लिए।